फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के लिए एक वीडियो लेकर के हाजिर हैं, जो कि आपको हम पढ़ाए थे कि आपको विद्युत चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। और इस विद्युत चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपके हाई स्कूल के परीक्षा में पूछा जाता है, इससे 4 या 5 नंबर का सवाल बन रहा होता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों का समूहन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, प्रतिरोधों को क्या जोड़ने पे क्या समान होता है, क्या अलग अलग होता है। आज इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो देखिए, आज जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है, पहला जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है प्रतिरोधकता। क्या नाम है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। देखेंगे कि आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। याद रखेंगे, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये हर मटेरियल के लिए, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, किसी पदार्थ के तापमान, किसी पदार्थ के तापमान को यदि नियत रखा जाए तो उस पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसे उस पदार्थ का विशिष्ट ताप प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखेंगे कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के तापमान को यदि नियत रखा जाए तो उस पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ के तापमान को यदि नियत रखा जाए तो उस पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसी को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चलिए तो देखेंगे इसके आगे जो है हमारा वो है आपका, इसके आगे जो देखेंगे, अगर जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे चलेंगे, इसे में जो आगे देखना है विशिष्ट
विशिष्ट प्रतिरोध को रो से निरूपित करते हैं तथा इसका एसआई मात्रक ओम गुणे मीटर होता है। याद रखेंगे प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो हमारा ओम गुणे क्या होता है, मीटर होता है। याद रखेंगे इसका मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोधकता या आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमसे पूछ लेता है तो उसका ओम गुणे मीटर होता है। चालकता का जो मात्रक होता है वो महो होता है या साइमन होता है या प्रति ओम होता है। और जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। और आपका जो वोल्टेज होता है उसका मात्रक या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आगे चलेंगे तो इसी में देखेंगे ये फार्मूला कहाँ से निकला है। तो याद रखेंगे कि R समानुपाते L होता है। समीकरण नंबर 1 R समानुपाते क्या होता है, L। मतलब अगर किसी प्रतिरोध मतलब किसी अगर तार का लंबाई हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा हम ये भी बात जानते हैं कि R समानुपाते 1 में एरिया होता है। मतलब अगर किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यदि बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है और घटाया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। कहने का मतलब जो हमारा प्रतिरोध होता है उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। इस बात को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। मोटे तार का जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, पतले तार का जो प्रतिरोध होगा वो अधिक होगा। अगर इन दोनों समीकरणों को हम मिला देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं और इन दोनों समीकरणों को मिला देते हैं तो हमारा एक तीसरा समीकरण बनता है R समानुपाते L बटा में A। ये फार्मूला यहाँ से देखेंगे, ये हमारा एक समीकरण तैयार होता है। और आगे चलेंगे तो इस समीकरण को अगर फिर से हम लिखें, अनुपात को अगर हटाएं, क्या करें, अगर हम अनुपात को यहाँ से हटाते हैं तो जो हमारा निकलता है R बराबर रो इंटू L बटा में A, रो इंटू L बटा में A। यहाँ पर रो जो होता है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, याद रखेंगे इस फार्मूला को कि R बराबर हमारा क्या होता है, रो इंटू L बटा में A होता है। आगे चलेंगे, अगला जो पॉइंट हमको पढ़ना है, अगला जो पॉइंट हम देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें आपसे न्यूमेरिकल में पूछेगा तो न्यूमेरिकल में ये हमारा महत्वपूर्ण होगा। नोट बना के हम पॉइंट लिखेंगे, क्या बना के, नोट बना के पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि किसी तार को बिना खींचे या दबाए, यदि किसी तार को बिना खींचे या दबाए उसके लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा तार की त्रिज्या
बदलेगा। कहने का मतलब यह है, यदि किसी तार को बिना खींचे या बिना दबाए उसके लंबाई L, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा तार की त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो निम्न अनुसार बदलेगा। मतलब R समानुपाते L, R समानुपाते 1 में एरिया, R समानुपाते 1 R स्क्वायर। इन तीनों चीजों को याद रखेंगे। R समानुपाते L, R समानुपाते 1/A, R समानुपाते 1/R स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे चलेंगे। अगला जो दूसरा पॉइंट है हमारा, इसी में नोट में जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या कहता है, जरा इस बात को देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, यदि किसी चालक तार को खींचकर या दबाकर यदि किसी चालक तार को खींचकर या दबाकर उसके लंबाई L, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा त्रिज्या R में परिवर्तन किया जाए, तो उस तार का प्रतिरोध निम्न अनुसार बदलेगा। यदि किसी चालक तार को खींचकर या दबाकर उसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा त्रिज्या R में परिवर्तन किया जाए तो उस चालक तार का प्रतिरोध निम्न अनुसार बदलेगा। मतलब R समानुपाते L स्क्वायर, R समानुपाते 1/A स्क्वायर, R समानुपाते 1/R⁴ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी चालक तार को हम खींचकर या दबाकर उसके लंबाई में, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, उसके त्रिज्या में हम परिवर्तन अगर करते हैं तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के वर्ग के समानुपाती तथा उसके तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उस चालक तार के त्रिज्या के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखेंगे। उसमें जब हम देख रहे थे कि अगर हम बिना तार को खींचे या बिना तार को दबाए जब हम उसके लंबाई में परिवर्तन कर रहे थे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर रहे थे, तो वो हमारा एक घात, यहाँ पर भी लंबाई के, एरिया के और यहाँ पर स्क्वायर के, और यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, L स्क्वायर A स्क्वायर R⁴। आगे चलेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस पे हमारा सवाल जरूर आता है, तो याद रखेंगे। आगे हम सवाल का भी चर्चा करेंगे। अभी आपका जब थ्योरी का वीडियो हो जाएगा तो आगे हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज देखते हैं लास्ट जो वीडियो हमारा होने वाला है वो है हमारा प्रतिरोधों का समूहन। आज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। याद रखेंगे प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। एक हमारा जो होता है उसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम। तो चलेंगे देखेंगे कि प्रतिरोधों का समूहन। हेडिंग क्या होगा? प्रतिरोधों का समूहन। हेडिंग क्या है? प्रतिरोधों का समूहन। इसमें पहला हेडिंग जो है वो है हमारा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि अगर प्रतिरोधों को एक क्रम में जोड़ दिया जाए, मतलब जैसे इस मार्कर को हम अगर प्रतिरोध मान लें तो इसको मान लीजिए एक प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध, अगर इसको ऐसे जोड़ रहे हैं, तीसरा प्रतिरोध इसके बगल में जोड़ते एक लाइन से जोड़ते हुए चले जा रहे हैं, इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम कहते हैं? तो श्रेणी क्रम कहते हैं। लिखेंगे यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस परिपथ में विद्युत धारा समान लेकिन परिपथ में वोल्टेज या विभवांतर अलग अलग होता है या वोल्टेज का बंटवारा होता है। देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस परिपथ में जो विद्युत धारा होती है, जो बहने वाली विद्युत धारा होती है, वो हमारी क्या होती है? समान होती है। लेकिन परिपथ में जो वोल्टेज होगा या जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा या वोल्टेज का बंटवारा होता है। क्या होता है? वोल्टेज का बंटवारा होता है। इसमें हमसे फार्मूला पूछेगा कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो जो फार्मूला निकलता है उसको सिद्ध करिए। आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में सवाल आ रहा होता है, तो हमको ये सिद्ध अभी करेंगे हम लोग कि R बराबर क्या होता है? R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये फार्मूला भी हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से निकल के आता है। याद रखिएगा आपके परीक्षा में फिगर जो बनवाए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो फिगर को जरूर देखता है, फिगर से ही आपको नंबर मिल रहे होते हैं। तो चलिए इसका हम लोग फिगर जरा बना करके देख लेते हैं। जो बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये स्क्रीनशॉट मिलेगा, इसका आप PDF नहीं डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए तो आगे देखेंगे हम कि इसका जो हमारा फिगर है वो क्या होता है। चलिए तो इसका फिगर देख लेते हैं और इस फार्मूला को हम सिद्ध कर लेते हैं। चलिए तो देखेंगे इसका फिगर कैसे बनेगा। फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिपथ को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, इस परिपथ में हम लगाएंगे एक अपना बैटरी। बैटरी के बाद से हमने एक क्या लगा दिया, तो आगे हमने एक कुंजी लगा दिया और इसके आगे जब हम चले तो यहाँ पर एक प्रतिरोध हमने यहाँ पर जोड़ दिया, दूसरा प्रतिरोध हमने यहाँ पर जोड़ दिया और तीसरा प्रतिरोध हमने यहाँ पर जोड़ दिया और इसको हम यहाँ पर क्या कर दिए, तो इसको हमने मिला दिया। अब ये देखिए हमारा फिगर तैयार हो गया कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध हमने बनाया है। कितना प्रतिरोध बनाया है, 3 प्रतिरोध। तो याद रखेंगे और यहाँ पर जो बनाया गया है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा बहने वाला विद्युत धारा है। क्या है, तो बहने वाला विद्युत धारा। चलिए देखेंगे, ये हमने माना कि ये इसका बैटरी का वोल्टेज भी है तथा इसमें जो प्रतिरोध लग रहा है वो आर लग रहा है तथा इसमें हम मानेंगे कि ये हमारा क्या है, तो नाम भी लिखना बहुत जरूरी होता है परीक्षा में। इसका नाम कुंजी होता है। क्या नाम है, कुंजी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्लग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लग। चलेंगे इसका, या इसी को स्विच कहते हैं, स्विच, इसी को हम लोग स्विच कहते हैं या कुंजी कहते हैं। और ये जो है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बैटरी है। क्या है, तो ये हमारा बैटरी है। इसका ये धन सिरा है और इसका ये ऋण सिरा है। हमको पता है कि जो हमारा विद्युत होगा वो धन से निकलेगा और माइनस की तरफ चलेगा। कहाँ से निकलेगा, धन से माइनस की तरफ। मान लीजिए बहने वाले विद्युत धारा को हमने आई माना, तो यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई और इससे भी बहने वाला विद्युत धारा आई और यहाँ पर भी बहने वाला विद्युत धारा आई और यहाँ पर भी बहने वाला विद्युत धारा जो होगा आई और यहाँ पर भी विद्युत धारा क्या होगा, आई और यहाँ पर भी विद्युत धारा क्या होगा, आई। हम जानते हैं कि इस पूरे परिपथ में हम देख रहे हैं कि एक बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि ये जो हमारा विद्युत धारा है इसका मान कहीं पे भी बदल नहीं रहना। अगर मान लीजिए 5 एम्पीयर की धारा चलेगी तो पूरे परिपथ में हमारा कितना एम्पीयर चलेगा, 5 एम्पीयर चलेगा। इसी बात को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने देखा कि इसका प्रतिरोध को हमने R1 माना, इसके प्रतिरोध को R2 माना और इसके प्रतिरोध को क्या माना, R3 माना। अब इसमें हमें देखना है कि इसका वोल्टेज क्या है, इसका V1 है, इसका क्या है V2 है और इसका वोल्टेज क्या है V3 है। अच्छा, एक बात हम जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पर V वोल्टेज दिया है तो ये हमारा वोल्टेज का बंटवारा हुआ है V1, V2 और V3 में। तो याद रखेंगे, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, तो V बराबर हमारा होता है I इंटू R, I इंटू R। आप जानते हैं ये कौन सा नियम है, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, ओम का नियम। और इसी नियम से हम इस फार्मूला को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखेंगे ओम का नियम हम जानते हैं। तो आगे हम चले तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस में V2 प्लस में क्या, V3। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर V है तो V का मान क्या लिख सकते हैं, I गुणे में R। अच्छा, यहाँ देखिए V1 हो गया तो I तो समान रहेगा और यहाँ पर R1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, I इंटू R2, यहाँ पर क्या, I इंटू R3। देखेंगे यहाँ पर ये हमारा IR है और यहाँ पर देखेंगे सब में I क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1, यहाँ पर क्या बचेगा, R2 और यहाँ पर क्या बचेगा, R3। यहाँ से I ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो R का मान निकलेगा वो R1 प्लस में R2 प्लस में R3। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखेंगे, अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उस परिपथ को क्या करेंगे, सारे प्रतिरोधों को जोड़ लेंगे और उस परिपथ का हमें इक्विवेलेंट प्रतिरोध चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सारे प्रतिरोधों को क्या करना रहता है, सीधे सीधे जोड़ना रहता है। ये फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा कौन सा क्रम है, तो ये नीचे लिख देंगे श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब हम आगे चलेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है हमारा समांतर क्रम।
कौन सा क्रम है? समांतर क्रम, जो कि लास्ट है। चलेंगे। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो है हमारा दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम, या इसी को पैरेलल, इम्पैरेलल बोलते हैं। समांतर क्रम, समांतर क्रम में याद रखेंगे कि समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो एक के नीचे एक प्रतिरोध जोड़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इनको प्रतिरोध माने तो ऐसे इन प्रतिरोधों को क्या करेंगे? सर्किट में जोड़ेंगे। हमेशा एक के नीचे एक प्रतिरोध को जोड़ेंगे, इसी को हम समांतर क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम कहते हैं? तो इसको हम समांतर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेंगे। इसका फिगर कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। इसको फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 पॉइंट मान लेते हैं और इनके बीच एक प्रतिरोध मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक प्रतिरोध। फिगर को बनाने के लिए बड़ा आसानी से हम लोग बनाएंगे। ये हमने बना लिया एक प्रतिरोध, और यहां पर हम क्या करेंगे? यहां से हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट निकालेंगे यहां पर, और इस पॉइंट से एक बैटरी लगा देंगे यहां पर, और एक बैटरी यहां पर लगा करके एक कुंजी से इसको जोड़ करके इसको कंप्लीट करेंगे। आगे चलेंगे तो यहां से एक पॉइंट ऐसे करके निकालेंगे और यहां पर एक प्रतिरोध और लगा देंगे। इसको लगाने के बाद से क्या करेंगे? यहां पर इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको यहां पर ऐसे जोड़ देंगे। आगे चलेंगे, जो यहाँ पर एक पॉइंट और निकालेंगे और इससे भी एक निकालेंगे और यहाँ से एक प्रतिरोध और लगा देंगे और इसको भी यहाँ आगे कर करके जोड़ देंगे। अब देखेंगे ये हमारा फिगर क्या हो गया? ये हमारा फिगर तैयार हो गया। इस फिगर को बड़ा ही आसानी से हम बनाएंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर जो प्रतिरोध लगे हुए हैं एक के नीचे एक समांतर क्रम में लगाए गए हैं। तो हम अगर देखें तो ये बैटरी हमने क्या माना? V वोल्ट का। इसका प्रतिरोध हमने क्या माना? R माना। और ये हमारा क्या है? ये हमारा कुंजी है। क्या है हमारा? ये हमारा कुंजी है, या इसी को स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम स्विच बोलते हैं। अच्छा, दूसरा बात हम देखेंगे कि इसमें बहने वाला जो धारा होगा ये हमारा इधर से, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। धारा यहाँ से चली, आई धारा यहाँ से मान लीजिए चली, यहाँ पर आई और यहाँ पर आई हुई। लेकिन यहाँ पर जैसे ये धारा आएगी तो इसमें क्या हो गई? I1, और इसमें क्या हो गई? I2, और इसमें क्या हो गई? I3, और इसमें जो हो जाएगा ये हमारा R1, इसमें क्या माने? R2, और इसमें क्या माने? R3। अच्छा, दूसरा बात कि इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज इसमें समान होता है, V, इसमें भी V और इसमें भी V। तो सबसे पहले इसका हम लोग हेडिंग लिख लेंगे। जो हेडिंग में हम लिखा रहे हैं उसको लिख लीजिए। यदि परिपथ में प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाए तो परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर समान तथा परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा अलग अलग
समान होगा तथा परिपथ में जो बहने वाली विद्युत धारा होगी वो अलग अलग होती है, या धारा का क्या होता है, धारा का बंटवारा हो जाता है। जो यहाँ से धारा निकल रही होती है यहाँ पर क्या हो जाती है, वो अलग अलग हो जाती है। चलिए तो इसको फार्मूला को भी सिद्ध करेंगे। इसमें जो फार्मूला निकल के आता है इसको हम समांतर क्रम लिख लेंगे। कौन सा क्रम है ये, तो ये हमारा समांतर क्रम है। और एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ पर 1 में r बराबर 1 में r1 प्लस में 1 में r2 प्लस में 1 में क्या r3, ये हमारा समांतर क्रम होता है। और याद रखेंगे कि हमारे घरों में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उनकी जो हमारे घरों में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं वो हमेशा कैसे क्रम में होते हैं, तो हमारे समांतर क्रम में होते हैं। तो चलिए इस फार्मूला को भी हम सिद्ध कर लेते हैं। फार्मूला सिद्ध कैसे होगा, क्योंकि ये सिद्ध करने के लिए आपसे फार्मूला पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक बात हम जानते हैं, कौन सा बात जानते हैं, ओम का नियम। क्या जानते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, ये क्या है, तो ये हमारा ओम का नियम है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से I बराबर क्या निकलेगा, I बराबर V बटे में क्या R। यहाँ से I बराबर हम देख गए तो V बटे में क्या हो गया R। और एक बात और जानते हैं हम, ये कौन सा नियम है, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। किसका नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ये बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो जो ये I धारा जा रही है यही हमारा I1 प्लस में I2 प्लस में I3 में बट जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वोल्टेज देंगे ये तीनों में बटेगी। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर देखें तो इस I के जगह पे V बटा में क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं V बटे में R। क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं V बटा में R। और यहाँ पर देखें तो V बटा में क्या R1, क्योंकि वोल्टेज हमारा क्या है, समान है। यहाँ पर V बटा में क्या R2, यहाँ पर क्या V बटा में R3। अगर यहाँ से देखें तो V बटा में R, सभी जगह V कॉमन है, तो यहाँ से हमारा 1 बटा में R1 प्लस में 1 बटा में R2 प्लस में 1 बटा में क्या बनेगा R3। अच्छा, यहाँ से V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो हमारा फार्मूला लिख लेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस में 1 बटा में R3। याद रखेंगे 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस में 1 बटा R3। ये जो फार्मूला है ये हमेशा समांतर क्रम के लिए है। इससे पहले हमने देखा, जो हमने फार्मूला पढ़ा वो हमने किसके लिए पढ़ा, तो हमने श्रेणी क्रम के लिए पढ़ा। तो याद रखेंगे प्रतिरोधों को मात्र 2 ही क्रम से जोड़ा जाता है, या तो सीरीज में जुड़ा होगा या तो समांतर में जुड़ा होगा। अगर पूछे आपसे क्वेश्चन आए कि हमारे घरों में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं, तो हमारे प्रतिरोध जो जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।